नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की स्टडी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के टॉपिक विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण से। द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश उपस्थित होते हैं अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर। जैसे ए बिंदु पर +q आवेश है और अत्यंत सूक्ष्म दूरी 2a पर दूसरा आवेश है -q, तो ये जिस निकाय में होंगे वो निकाय कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव। ये दूरी बहुत ही कम होती है, परमाणु या आणविक दूरी के क्रम की है। विद्युत द्विध्रुव परमाणु के अंदर उपस्थित आवेश और अणु के अंदर उपस्थित आवेश के केंद्र बना सकते हैं। द्विध्रुव का आकार इतना सूक्ष्म होता है कि उसकी हम दूरी, आवेशों के बीच की दूरी या द्विध्रुव के आकार को अपरिमित या शून्य कह सकते हैं। द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है और द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2a का गुणनफल कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इस फार्मूले से द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताया जा सकता है कूलॉम गुणा मीटर, और इसका विमीय सूत्र लिखा जा सकता है Q का विमीय सूत्र A × T, दूरी 2a का विमीय सूत्र L, तो संपूर्ण विमीय सूत्र इसका होगा m⁻0 L⁻1 T⁻1 और A। तो हमने अभी तक बात की विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आगे हम चर्चा करते हैं द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किसी भी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहलाती है और इस स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है आपसे द्विध्रुव के अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में तीव्रता के लिए सूत्र। इसके लिए हम ये चित्र बनाते हैं जिसमें ए भी एक द्विध्रुव है जिसके आवेश हैं +q -q। आवेशों के बीच की दूरी है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव को जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का परावैद्युतांक K दिया गया है। हम A पर स्थित आवेश +q से P बिंदु की दूरी, इन दोनों दूरियों के आधार पर लिख सकते हैं r - a, और -q आवेश से P बिंदु की दूरी लिख सकते हैं r + a। r में a को प्लस करके r + a और r में से a को माइनस करके r - a दूरी प्राप्त होती है। हमें इस द्विध्रुव द्वारा अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र प्राप्त करना है। इसके लिए हम पिछले प्रश्न में जो फार्मूला प्रूव कर चुके हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बिंदु आवेश द्वारा
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, जहां Q आवेश है, R दूरी है। इस फार्मूले के आधार पर पहले हम प्लस Q आवेश से P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं। इस फार्मूले के अनुसार प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता होगी E1 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर। इस तीव्रता की दिशा A बिंदु से P बिंदु की ओर अर्थात चित्र में इस प्रकार से दर्शाई जा सकती है। इसी फार्मूले के आधार पर हम माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E2 बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए स्क्वायर। इस तीव्रता की दिशा माइनस Q आवेश की ओर होगी, अर्थात E2 को हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यह दिशा P बिंदु से B बिंदु की ओर होती है। इस समीकरण में तीव्रता प्लस Q आवेश के कारण है और दूसरे समीकरण में तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण है। इन दोनों तीव्रताओं की दिशा परस्पर विपरीत है। इन दोनों मानों में से E1 का मान E2 के मान से अधिक है, क्योंकि P बिंदु की प्लस Q आवेश से दूरी कम है और माइनस Q आवेश से दूरी अधिक है, इसलिए E1 का मान अधिक होगा और E2 का मान कम होगा। अब हम संपूर्ण द्विध्रुव द्वारा P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए इन दोनों का परिणामी निकालते हैं। परिणामी यानी E1 में से E2 को माइनस करके, तो कुल तीव्रता का मान आएगा E बराबर E1 माइनस E2। माइनस इसलिए किया है क्योंकि E1 E2 की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। अब हम E1 और E2 के मान उपयुक्त समीकरणों से रखकर हल करके परिणामी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। E का मान प्राप्त होगा हमें E इक्वल, पहले E1 का मान रखते हैं 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए स्क्वायर। इसके पश्चात हम E2 का मान रखते हैं 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। इसके पश्चात हम इन दोनों टर्म में से Q का और 4πε0 के को कॉमन निकालते हैं। ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1/R माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए स्क्वायर। इसके पश्चात हम ब्रैकेट के अंदर जो भिन्न मान दिया हुआ है उसको हल करते हैं। इसके लिए हम नीचे जो मान लिखे हैं उनका लघुत्तम लेंगे, R माइनस ए स्क्वायर और R प्लस ए स्क्वायर का लघुत्तम हम इनके गुणनफल से निकालेंगे, R माइनस ए स्क्वायर इंटू R प्लस ए स्क्वायर। इसके पश्चात हम इसको हल करने के लिए R माइनस ए स्क्वायर का इसमें भाग देंगे, बचेगा R प्लस ए स्क्वायर। R प्लस ए स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे, प्राप्त होगा हमें R प्लस ए स्क्वायर। इसके पश्चात R प्लस ए स्क्वायर का भाग देंगे और बचेगा R माइनस ए स्क्वायर, इसका एक में गुणा करेंगे, R माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हम इसे हल करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम यहाँ पर ए लेते हैं R प्लस ए को और b लेते हैं R माइनस ए को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हम पहले a माइनस बी यानी पहले हम घटाते हैं u अपॉन 4πε0 के, पहले हम a यानी R प्लस ए में से हम घटाएंगे R माइनस ए को, R प्लस ए आएगा। इसके पश्चात हम a प्लस बी इन दोनों को प्लस कर देंगे, अपॉन में लिखेंगे इंटू में लिखेंगे R प्लस ए प्लस R माइनस ए और अपॉन में हम इनका गुणनफल करते हैं। अब यहाँ पर ये स्क्वायर अगर हटा लेते हैं, इनका गुणनफल इस फार्मूले के आधार पर लिखा जा सकता है R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्योंकि इन पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा।
यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ए और ए इंटू 2a, 2a का जब q में गुणा करते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी, q इंटू 2a इक्वल होता है स्मॉल p। तो हम q और 2a का गुणन स्मॉल p लिखेंगे। e का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k इंटू 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहां हम देखें द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो सूक्ष्म है, इसलिए a का मान r की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होगा और यहाँ a स्क्वायर की हम उपेक्षा कर सकते हैं और a स्क्वायर की उपेक्षा करने के पश्चात हमें जो मान प्राप्त होगा वो मान हमें मिलेगा e इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k 2p r अपॉन r की पावर 4। a स्क्वायर यहाँ से हटा दिया, r स्क्वायर r की पावर 4 होगा और इसे हल करने पर हमें तीव्रता का फाइनल फार्मूला प्राप्त होगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k 2p अपॉन r की पावर 3। ये द्विध्रुव की अक्ष पर परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला है। इस तीव्रता की दिशा द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, अर्थात इस तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा में प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता के लिए सूत्र। पहले समझते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति क्या होती है। द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है और इस पे स्थित बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। चित्र में ए बी एक द्विध्रुव है, इसके आवेश हैं +q और -q। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। O से A की दूरी स्मॉल a और O से B की दूरी स्मॉल a होगी। A से P की दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, √r² + a² और B से P की दूरी भी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, √r² + a²। इसके पश्चात हम इस आवेश से यानी +q आवेश से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम पुनः उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, बिंदु आवेश द्वारा तीव्रता, जो फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k q अपॉन r²। तो +q आवेश के कारण तीव्रता अगर हम E1 लेते हैं, E1 का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k q अपॉन इस दूरी का वर्ग लें, दूरी का वर्ग में √ हट जाएगा, r² + a² बचेगा। इस आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता इस तरीके से दर्शाई जाएगी, A बिंदु से P बिंदु की ओर। इसके पश्चात हम -q आवेश से P बिंदु पर तीव्रता पुनः इसी फार्मूले से लिख सकते हैं। इसको हम अगर E2 लेते हैं, E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k q अपॉन r² + a²। यहाँ दोनों तीव्रताओं के परिमाण समान है, किंतु यहाँ E2 की दिशा हम P बिंदु से B बिंदु की ओर लेते हैं, इस तरफ इनकी दिशा होगी। अब हमें E1 और E2 की परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इस कोण को मान लेते हैं थीटा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब द्विध्रुव की अक्ष के समांतर अगर हम P बिंदु से रेखा लेते हैं या फिर E1 और E2 से एक अगर समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, तो इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमें E1 और E2 की
परिणामी तीव्रता दर्शाता है। E1 और E2 की परिणामी तीव्रता समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार इसके विकर्ण द्वारा दर्शाई जा सकती है। अब हम इस तीव्रता का मान निकालने के लिए, यदि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये संगत कोण होंगे। ये कोण थीटा है तो इधर ये कोण जो बना हुआ है ये कोण भी थीटा होगा। इस प्रकार E1 और E2 के मध्य कोण बनता है 2 थीटा। अब हम सदिशों के योगफल के समांतर चतुर्भुज नियम के आधार पर जो परिणामी तीव्रता का फार्मूला हमने प्राप्त किया है उसका इस्तेमाल करते हैं। पहले हम सामान्य फार्मूला लिखते हैं परिणामी तीव्रता का। परिणामी सदिश का सामान्य फार्मूला होता है R इक्वल √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ a E1 है, b E2 है और थीटा E1 और E2 के बीच का कोण है 2 थीटा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम परिणामी तीव्रता E का मान लिख सकते हैं। E इक्वल R के स्थान पर E लिखा, इसके पश्चात A के स्थान पर E1, B के स्थान पर E2 और ये हमें फार्मूला प्राप्त होगा 2E1 E2 cos 2 थीटा। इसे हम इन दोनों समीकरणों के आधार पर हल करते हैं। E1 E2 के मान समान हैं, अथवा इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा इन दोनों को प्लस करके 2E1² + 2E1² cos 2 थीटा। 2E1² कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमें मिलेगा 1 + cos 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा = cos² थीटा। तो 1 + cos 2 थीटा की जगह इसके स्थान पर हम 2 cos² थीटा रख सकते हैं। √2E1² × 2 cos² थीटा वर्गमूल लेने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 2E1 cos थीटा। E1 का मान इस समीकरण से रखेंगे। cos थीटा का मान हम इस चित्र के आधार पर इस समकोण त्रिभुज से रख सकते हैं। आधार वर्गीकरण यानी a/√r² + a²। E का मान हमें प्राप्त होगा 2 E1 के स्थान पर 1/4πε0k q/√r² + a² और cos थीटा के स्थान पर a/√r² + a²। अब हम पहले वाले फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए यानी Q × 2a का मान P के बराबर होता है, अतः यहाँ हम E का मान द्विध्रुव आघूर्ण के फार्मूले से लिख सकते हैं 1/4πε0k × P। Q × 2a P के बराबर होगा अपॉन r² + a² और √r² + a²। इन दोनों का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा r² + a² पावर 3/2। 3/2 पावर इन दोनों का गुणनफल करने पर हमें प्राप्त होगी। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा के बाद घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से हमें ये निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का फार्मूला प्राप्त होता है। इस फार्मूले में A का मान R से कम है, द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी R से कम होती है, इसलिए a² को नगण्य करके हम तीव्रता का फाइनल फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं E = 1/4πε0k r⁴ a² इसमें से हटाएंगे, इसको उपेक्षा करेंगे r⁴ और ये कैंसिल होकर के फार्मूला हमें प्राप्त होगा। ये तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की। आज ये टॉपिक में इतना ही पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन अगले टॉपिक में समझाए जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।